हाय स्टूडेंट, मेरे प्रिय छात्रों और साथियों, आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। प्री बोर्ड की परीक्षा चल रही है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करनी भी चाहिए क्योंकि बोर्ड की परीक्षा सिर पर है। तो देखिए, मैं भी अपने बराबर मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, जो जैव प्रक्रम का जो पार्ट था, मैंने 3-4 भागों में बांटा था। पहला मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, पोषण। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर करने को जा रहा हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट होगा, कोई छूटेगा नहीं। उसमें से जो भी प्रश्न बनेंगे, टोटल प्रश्नों का मैं कोशिश करूँगा करने की। ऑप्शन बनेंगे उनकी भी, शॉर्ट वाले उनको भी। आप बने रहिए। और अगर आप वीडियो शेयर ना की हो तो एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हुए बता रहा हूँ। आज पढ़ेंगे हम श्वसन के बारे में कि जीवों में श्वसन किस प्रकार होता है और जंतुओं में मतलब श्वसन की क्रिया का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक परिचय देता हूँ, वायवीय श्वसन और वायवीय ऑक्सी श्वसन। यह है एक और दूसरा ये है वायवीय अनॉक्सी श्वसन। ये 2 पॉइंट है हमारे पास। तो इनमें देखते हैं, जिसमें वायवीय ऑक्सी श्वसन लिखा हुआ है और एक तरफ हमने लिखा है अवायवीय अनॉक्सी। तो इससे स्पष्ट होता है ये दोनों ही क्रियाएं हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये किसमें होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है ये, और ये अलग है। मतलब O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया ये है और अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया इधर वाली है। तो एक बात और चीज है, ये देखेंगे जैसे कि इसमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है और इसमें ऊर्जा कम प्राप्त होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया में ऊर्जा अधिक मिलेगी। इसमें क्या होगा? ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए अधिक होगी। मगर इधर ऊर्जा कम प्राप्त होगी। इधर क्या होगी? ऊर्जा कम प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि यहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया नहीं हो रही है। इधर ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा। देखो, ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा। इधर ग्लूकोज अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक। अब इधर ग्लूकोज के द्वारा, इधर ग्लूकोज का एक अणु टूटकर यानी 38 एटीपी प्रदान करेगा। कितने? 38 एटीपी प्रदान करेगा। ठीक, एक अणु टूटकर 38 एटीपी करेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इधर ग्लूकोज का अणु टूटकर कितने देगा? एटीपी टूटकर 2 एटीपी देगा। इसका फुल नेम होता है एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म होती है, कभी आ जाता है विकल्प में, इसलिए। ठीक है, देखिए जब समझ आ जाता है पूरी लाइन नहीं लिखी जाती है,
जैसे मैं कह रहा हूँ ग्लूकोज के पूर्ण रूप से, ये गलत हो गया अगर, पूर्ण रूप से मतलब कोई भी काम होता है तो वह पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण इधर हो जाएगा, इधर नहीं होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये क्रिया कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अरे गड़बड़ हो रहा है यार, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जीव द्रव में, इसमें जीव द्रव में ये क्रिया किसमें संपूर्ण होती है? ये जीव द्रव में होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सी एनएफसी में यही अंतर है। अगर पॉइंट लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं आप। पहली क्रिया है, पहले पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट, ये क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, मगर अनोक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, और यहां लिख सकते हो दूसरे पॉइंट में, ऑक्सीजन मतलब ऊर्जा की मात्रा कम प्राप्त होती है। ये तीसरा पॉइंट ये वाला है, ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। यहां लिख सकते हैं आप तीसरे नंबर पर, ग्लूकोज अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। यहां लिख सकते हैं चौथे में, ग्लूकोज एक अणु टूटकर 38 एटीपी देता है। इधर लिखेंगे आप, ग्लूकोज का एक अणु टूटकर 2 एटीपी प्रदान करता है, मतलब 36 एटीपी इधर अधिक प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इसके कारण। ये वाली क्रिया कौन से में? ये वाली क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, और इधर वाली जो क्रिया है वो किसमें संपन्न होती है? जीव द्रव में संपन्न होती है। आप यही पॉइंट लिखेंगे। इसीलिए मैंने वायवीय ऑक्सी श्वसन और अवायवीय अनोक्सी श्वसन इन दोनों के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको लिखना है, उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं। तब तक मैं साइड हो जाता हूँ। अगला पॉइंट है हमारा, ग्लूकोज के द्वारा पायरुवेट के विखंडन का पथ, मतलब 6 एक ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाएंगे। ग्लूकोज बराबर 6 कार्बन होते हैं, और इधर 5 पायरुवेट, मतलब 3 कार्बन होंगे। एक बात स्पष्ट होती है इसमें कि इधर 6 है और इधर 3 है, तो एक ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुवेट का निर्माण होगा। कितने का? 2 का निर्माण हो जाएगा। मगर ये क्रिया किसमें होगी? ये होगी जीव द्रव में। ग्लूकोज की क्रिया किसमें होगी? जीव द्रव में, ठीक। और इसमें 2 पायरुवेट का निर्माण होगा, जिसमें 3 कार्बन होंगे, ठीक। ये क्रिया 3 प्रकार से संपन्न होती है। कौन कौन सी? एक इधर ले लो, और एक इधर ले लो, और एक इधर ले लो। ये सबसे पहली क्रिया हम ईस्ट में संपन्न करते हैं। इसमें ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी क्रिया। इसकी क्रिया अनुपस्थिति में होती है ईस्ट में, जिसे हम कवक या फफूंदी कहते हैं। जैसे आपने कवक सुना होगा, फफूंदी सुनी होगी, उसी प्रकार ये ईस्ट होता है, कवक होता है। जैसे कि राजोपत सुना होगा आपने, वैसे ही होता है, कवक फैमिली का है ये, इसलिए ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगी क्रिया। इसमें क्या होगा? इसमें एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा, ठीक।
मगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। इसके कारण इसमें 2 कार्बन मतलब एक कम रह जाएगा और इसमें बाद में अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 प्लस ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगी? CO2 प्लस ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होगी और ऊर्जा उत्पन्न होगी। एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा और अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी। जो पायरुवेट की क्रिया होती है तब की बता रहा हूँ। अब अगला एक पॉइंट आता है मांसपेशियों में, या लिख सकते हो पेशियों में। पेशियों में, ठीक, पेशियों में होगी। तो पेशियों में होगी, पेशियों की कोशिका में होगी, पेशियों की कोशिका में। इसमें नया काम होगा, इसमें भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, इसमें भी होगी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो इसमें जो क्रिया होगी मांसपेशियों में होगी। मांसपेशियों में जब क्रिया होती है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, तो इसमें भी ऐसा ही उत्पाद उत्पन्न होगा। जैसे कि तुमने देखा होगा लैक्टिक अम्ल है और ऊर्जा है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होगा। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा उत्पन्न होगी। ठीक, मगर एक चीज यहां पर जरूर हमें देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा जैसे कि खरगोश है, खरगोश का मांस लगभग खट्टा होगा। क्यों होगा? देखिए, कोई भी जीव जंतु जितना तेज भागेगा, जितना तेज दौड़ेगा, जितना तेज दौड़ेगा उसका मांस उतना ही खट्टा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी मांसपेशियों में एक लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। लैक्टिक अम्ल हमारा जो होता है वो पूरे मांस को खट्टा कर देता है। इसलिए कोई भी मांसपेशियों में अगर क्रिया होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और तेज दौड़ते हैं तब क्रिया होती है, तो पायरुवेट जो अम्ल होता है वो आगे चल करके पायरुवेट की क्रिया के द्वारा अगर कोई भी कार्य होता है तो मांसपेशियों में होता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है और इसी अम्ल के कारण ही उसका मांस खट्टा हो जाता है। यही बात होती है ज़्यादा तेज भागने वाले, जैसे कि शेर है और कोई भी जानवर है जो तेज भागते हैं, उनका मांस खट्टा होता है। एक चीज और देखी होगी तुमने, कभी कभी भागते भागते जैसे कोई धावक है, रेस लगा रहा है और लगाते लगाते रेस मांसपेशियां फूल जाती हैं और बेहोश होता है और वो गिर जाता है। जब वह नॉर्मल होता है तब तक उसका जो खट्टापन कुछ कम हो जाता है। अगर लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति ना हो तो कोई भी धावक भागते भागते बेहोश होकर नहीं गिरेगा। बेहोश होने का कारण होता है लैक्टिक अम्ल। कोई भी भागता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है और लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति होती है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है। जैसे कि लड़के होते हैं आर्मी वाले, अन्यथा मतलब जो भी लड़के रेस लगाते हैं वो ज़्यादा देर रेस लगाने के कारण बेहोश भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर लैक्टिक अम्ल की मात्रा उत्पन्न अधिक हो जाती है पायरुवेट के द्वारा। ठीक, और लास्ट हमारी क्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं आप, में होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है। ठीक, इसकी उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, प्रेजेंट में होती है ये क्रिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंट ही में होती है। और क्रिया होने के बाद जो अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है वो होता है हमारा CO2 भी उत्पन्न होता है, H2O भी उत्पन्न होता है और प्लस ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अगर हमारा कोई भी ऑप्शन ऑब्जेक्ट बन सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के द्वारा होने वाली क्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या पाया जाता है,
जो कि अंतिम उत्पाद के रूप में तुमने देखा होगा जल प्राप्त होता है। क्या होता है? जल, क्योंकि ऊर्जा इसमें भी हो रही है और इसमें भी है और इसमें भी है। मगर प्रथम चरण में आपने देखा होगा कि इसमें क्या का निर्माण हो रहा है? एथिल अल्कोहल, और इसमें लैक्टिक अम्ल, और अंतिम उत्पाद के रूप में जल की प्राप्ति हो रही है, और वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया हो रही है। ठीक। और ज्यादातर कोई भी क्रिया होती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। इसका मतलब यहाँ पर ऊर्जा अधिक प्राप्त भी हो रही होगी। ठीक। ये पॉइंट पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। नहीं आओ वीडियो को बैक कर ले। और अंतिम उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होता है, ये ऑप्शन बन सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। देखिए, जो क्रियाएं पायरोवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति में होती हैं, जैसे ये वाली क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है और ये भी क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है, तो ये तो वह ईस्ट में होती है। ईस्ट में होती है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और CO2 ऊर्जा का प्रदान होती है। इसमें एक पॉइंट और है, एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और ये क्रिया किण्वन कहलाती है, जो कि ईस्ट में होती है। ये कौन सी क्रिया है? किण्वन। किण्वन क्रिया है ये। इसमें एथेनॉल एथिल अल्कोहल भी बन सकता है और ये इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। ये ईस्ट में होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा है ये वाला, जो अधिक तेज और ज़्यादा तेज दौड़ने वाले होते हैं, इनकी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और होने के कारण इसमें मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति हो जाती है अधिक। जो बच्चे रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, जानवर भी हैं, दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, उनमें लैक्टिक अम्ल की अधिक उत्पत्ति हो जाती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। पेशियां, जो पेशी कोशिकाएं होती है, उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इस कारण उनमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? दर्द से स्टार्ट हो जाता है मांसपेशियों में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और लैक्टिक अम्ल की उत्पत्ति अधिक हो जाती है। इसी कारण तो मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब एक तीसरा पॉइंट है हमारा, मतलब दूसरे पॉइंट में है, लिख सकते हैं आप, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरोवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और हमारी मांसपेशियों में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल की संचय में दर्द होने लगता है। ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद मांसपेशियों में इस कारण क्रैम्प या तकलीफ होती है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है, ज़्यादा तेज भागने से या दौड़ने से। तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, तीसरा पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, ये 2nd पॉइंट है और ये 3rd पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसमें, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है और जल अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस क्रिया को हम वायवीय श्वसन भी कह सकते हैं। ये कौन सी क्रिया है? वायवीय श्वसन है। ये अवायवीय श्वसन है और ये भी अवायवीय श्वसन क्रिया है। आपकी समझ में लगभग पूर्णता आ गया होगा, कंप्लीट हो गया है। उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आता है हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या होता है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए
ज़्यादा अच्छी कला नहीं है मेरी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग सही से बता पाऊँ मैं। ये यहाँ पर कंठ होता है, और यहाँ पर छल्लेदार नसना होती है। ये नसाद्वार होते हैं, ये नासाद्वार, मुख, और ये होती है हमारी ग्रास नली। ये ग्रसनी होती है, और ये हमारा कंठ होता है, और नीचे जो होती है हमारी श्वास नली के रूप में पाई जाती है। जो ग्रसनी ग्रास नलिका, इसको ग्रास नलिका भी कहते हैं। ऐसे क्या ग्रास नलिका को ग्रास नलिका, ये उपास्थि की बनी होती है। किसकी? उपास्थि की बनी होती है। चार उपास्थि होती है इसमें, चार उपास्थियों की बनी हुई एक रचना है। और इस रचना से देखिए थोड़ा सा इधर के लिए ऐसे इस हिसाब से रचना चली जाती है, और एक रचना इधर को चली जाती है ऐसे। ठीक, इसमें से कुछ का ऐसे निकलती हैं, ऐसे। इनको हम जो कहते हैं श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं इनके लिए। ये श्वसनी के रूप में पाई जाती हैं, और एक श्वसनकाय पाई जाती हैं। देखिए इनमें ऐसी कुछ रचनाएं होती हैं। इस हिसाब से, और इस हिसाब से रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, इसे श्वसनी कहते हैं। जो बड़ी बड़ी होते हैं इन्हें कहते हैं, कह देते हैं, बाद में बता देंगे। और यहाँ पर कुछ कूपिकाएं पाई जाती हैं। जिन्हें हम वायु कोश भी कहते हैं। कूपिकाएं बोलते हैं, वायु कोश भी बोल देते हैं। ये जो कि वायु कोश होते हैं, ये ही वायु को सोखने में काम देते हैं, और ये ही फेफड़ों में वायु को सोखने का काम भी यही करते हैं, वायु कोश। ठीक, इसको ऐसे हिसाब से, इसको इस हिसाब से कहते हैं। इधर भी होती है, ये ध्यान रखना, इधर भी ये कूपिकाएं पाई जाती हैं। आप बना लेना। जब तक आप बोर्ड में डायग्राम या चित्र नहीं बनाएंगे, आपको नंबर नहीं मिल पाते हैं। देखिए थ्योरी कितनी भी लिख लें, थ्योरी नहीं, चित्र भी जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा जाता है, वर्ण की आवश्यकता नहीं है, केवल चित्र बनाइए। 4 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है, और आपको चित्र बनाना पड़ता है, और आपने प्रैक्टिस चित्र की नहीं की है, तो आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए हमें अपने अनुसार चित्र की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पेन और कॉपी ले लीजिए, और चित्र बनाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये कूपिकाएं बन चुकी है। इनको कहा जाता है
श्वसनी, श्वसनी, ये श्वसनी होती है। और ये छोटी छोटी जो होती हैं ये श्वसनकाएं होती हैं। श्वसनकाएं कौन सी? जो बारीक बारीक होती हैं ये वाली, ये कहलाती है श्वसनकाएं। इस प्रकार और यहीं पे होती हैं ये पसलियों के अंदर बंद होती हैं, ये होती हैं हमारी कूपिकाएं। कूपिकाएं या कह देते हैं वायुकोश। ठीक, अब हम इसका पूरी तरह से वर्णन में करना चाहें तो वर्णन भी करते हैं। मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। मानव में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, इसलिए मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि मानव के जो श्वसन तंत्र होता है उसमें सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है और इसमें कुछ गैसें होती हैं। इन गैसों का भ्रमण भी होता है जो फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। इस बात को सब जानते हैं। मनुष्य में स्वतंत्र फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है, जैसे एक होता है श्वसन मार्ग और एक होता है फेफड़े। श्वसन मार्ग और फेफड़े, ये दो पॉइंट दे दिए हैं। अब देखते हैं श्वसन मार्ग कैसे कैसे होता है। सबसे पहले वायु यहां से नसा द्वारों को जाएगी। कहाँ जाएगी? नसा द्वारों को। जो हमारी नाक होती है दो होती है। कितने जोड़े नसा द्वार होते हैं? दो जोड़ी, एक जोड़ी, सॉरी एक जोड़ी, एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं, एक और दो। इनमें गैस, जो गैसें होती हैं हम सांस के रूप में लेते हैं, मगर यहाँ पर नाक में नासा द्वार में तुमने देखे होंगे बारीक बारीक छिद्र में बारीक बारीक रोम पाए जाते हैं जिन्हें बाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल कहते हैं। पहला पॉइंट डाल सकते हैं आप, लिखेंगे जब पहला पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे नासा द्वार, नासा द्वार और लिखना शुरू करेंगे। नासा द्वार एक जोड़ी दो छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। इन छिद्रों में बाल रूपी रोम भी पाए जाते हैं और एक श्लेष्मा युक्त श्लेष्म जैसा गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ भी नाक में या नासा द्वार में पाया जाता है। जो रोम होते हैं उनका कार्य होता है धूल मिट्टी बैक्टीरिया के कणों को उन रोम में उलझाना, और जो अंदर श्लेष्मा युक्त पदार्थ होता है उस गंदगी को उसमें लपेट करके या बैक्टीरिया है उसे लपेट करके उसे वहीं पर मार के नष्ट कर देना और स्वच्छ ऑक्सीजन एवं गैस अंदर तक प्रदान करना। और नाक के द्वारा जो भी गैस, इस नाक के द्वारा जो भी गैस यहाँ पर जाती है, जो गैस जाती है वो लगभग नाक से होते जाती है तो गर्म जाती है, इससे फेफड़े भी सुकून में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुंह से भी ऑक्सीजन लेते हैं, और जो लोग मुंह से ऑक्सीजन लेते हैं, मुंह से गैस का आदान प्रदान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक रोग नहीं कई रोगों का खतरा रहता है। बैक्टीरिया जिंदा अंदर जाता है और बैक्टीरिया के जाने के कारण तुमने देखा होगा अनेक प्रकार के रोग बन जाते हैं, बहुत सारे रोग बन जाते हैं। इसलिए मेन पॉइंट है हमारा नासा द्वार। हमने जो बताया आप पहले टॉपिक में लिख सकते हैं। फिर है हमारी ग्रसनी, अरे गलत हो गया है, ग्रसनी। ग्रसनी मतलब यहां से ग्रसनी में जैसे पहुंचेगी तो लगभग यहां तक दोनों होते हैं। बीच में एक कपाट लगा हुआ होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो खुल जाता है, खाना खाते हैं तो बंद रहता है,
और कभी कभी तुमने देखा होगा सांस भी ले ली और हम खाना भी खा रहे हैं और अंदर से गैस आई, पंट बंद खुला तो नाक मुंह को पानी आ जाता है, कभी खाना आ जाता है, कहीं हो जाकर आ जाता है और फंदा सा लग जाता है। फंदा लगता है तो कहते हैं ओछू लग गया है, मतलब दोनों चीज टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है एक हिसाब से, इसलिए नाक में पानी आ जाता है। उससे नीचे यहाँ तक की रचना जो होती है ग्रास नलिका कहा जाता है और ग्रास नलिका के नीचे होता है हमारा कंठ। क्या होता है? कंठ। कंठ में जो हम बोल रहे हैं, आवाज निकल रही है, ये सब कंठ के द्वारा निकलती है। यहाँ पर इसमें बले जैसी मतलब छल्ले जैसी रचना पाई जाती है, इसीलिए इसे दबाने के बाद छोड़ते हैं तो जो तो हो जाती है। अगर ये छल्ले नुमा रचना ना होती है हमारे कंठ में तो ऐसे दबाते और नली जो नलिका है पिचक जाती और मौत भी हो सकती है। इसका काम होता है आवाज निकालना, और छल्लेदार रचना होती है ये नीचे तक पहुंचती है, इसका काम होता है ऑक्सीजन को संपूर्ण रूप से फेफड़ों तक पहुंचाने का काम होता है। और इन बने कार्य रचना के द्वारा जो हमारी कूपिकाएं होती हैं इनमें ऑक्सीजन जाती है और इसमें जमा होती है, इन्हें कहा जाता है वायु कोश। एक होता है नासापथ और नासाबेसम श्लेष्मायुक्त झिल्ली, तुमने मैंने बताई दिया। श्लेष्म रोग नासापथ में जैसे नासा द्वार दो हो गए, एक जोड़ी हो गए, ये नासिकाएं हो गई, उसके अंदर रोम भी पाए जाते हैं, श्लेष्मायुक्त पदार्थ पाए जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा नासापथ। दूसरा पद क्या है? नासापथ, मतलब इसमें रोम पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? रोम। श्लेष्मा युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसमें कीटाणु होते हैं, और ये एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं। और एक नीचे है ग्रसनी नासापथ, ग्रसनी, कंठ, ये तीन भागों में बटी होती है। नासापथ मतलब ग्रसनी, नासापथ और कंठ, ग्रास नलिका, कई भागों में बटी हुई होती है। उसके नीचे आता है फेफड़े, फिर आते हैं फेफड़े। तो फेफड़ों में उससे पहले एक आता है कंठ। ये स्वर, जैसे बोलते हैं स्वर तंत्र, मतलब आवाज का तंत्र, आवाज देने वाला स्वर तंत्र भी बोलते हैं। और ये चार उपास्थियों का बाक रज्जु का बना हुआ होता है। फिर आता है श्वास नली जो कंठ से शुरू होती है और बद्ध गुहा तक सी के आकार की होती है, छल्ले नुमा रचना होती है। इसमें वायु स्वतंत्र रूप से आगे चली जाती है, ये वाले ही। ठीक, श्वास नली बोलेंगे, इसे बोलेंगे श्वास नलिका। क्या बोलेंगे? श्वास नलिका, जिसमें स्वतंत्र पूर्वक ऑक्सीजन जाती है, ये पिचकती नहीं है। इसके बाद फेफड़े एक जोड़ी होते हैं, श्वसनकाय होती है, श्वसनी होती है, कूपकाय होती है, थैलिकाय होती है, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है और उधर वायुओं तक जल के रूप में जल भी पहुंचता है। और ये ऑक्सीजन जो कूपकाय में ऑक्सीजन इकट्ठी होती है वो ब्लड में शामिल हो जाती है। इनका काम होता है वायु को एकत्रित करना, इसका काम होता है वायु स्वतंत्र रूप से अंदर तक पहुंचाना। ये था हमारा श्वसन तंत्र। हो सकता है कि आपका नामक के चित्र बनाने के लिए आए, वर्णन की आवश्यकता ना हो तो 6 नंबर में ये चित्र भी आ सकता है। और इस जो चित्र बनाया है इसी चित्र के आधार पर आपको लिखना है। कोई ज़्यादा वो नहीं है किताब में रटो कि ये करो वो करो। पहले इसके बारे में बता दो, नासाद्वार के बारे में, फिर ग्रसनी के बारे में बता दो, फिर ग्रास नलिका के बारे में बता दो, कंठ के बारे में बता दो, श्वास नलिका के बारे में बता दो, कोशिकाओं के बारे में, वायु कोश के बारे में बता दो, श्वसनी के बारे में बता दो, श्वसन काल के बारे में बता दो, इनका क्या क्या काम है प्रत्येक के बारे में बता दो। नासापथ बता दो, नासाद्वार बता दो, ग्रसनी बता दो।
इन्हीं के बारे में आपको लिख देना है, आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किताब को रटते रटते परेशान हो जाए। एक स्वच्छावास वक्ष गुहा में फैलती है, ये यहीं पर होता है, यहाँ पर ही पसलियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं उसी को जिसके वो अंदर, जैसे मेरे हैं यहाँ पर फेफड़े अंदर बंद हैं और ये पसलियों का एक ढांचा है, इसका काम होता है फूलना और बंद होना, फूलना नीचे होना, फूलना नीचे होना, इसको डायफ्राम कहा जाता है। यही था श्वसन तंत्र में, यही हमारा टॉपिक था, केवल श्वसन तंत्र के बारे में बताना। पूरी तरह से मैंने बता दिया है कि क्या होता है श्वसन तंत्र में। जैसे जो होती है हमारी, तुमने देखा होगा 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है और लगभग 4% CO2 होती है। बाकी अन्य गैसें होती है, हमें ऑर्गेनिक गैसों से मतलब नहीं है, हमें केवल इसके बारे में बात करनी है। तो लगभग 21% ऑक्सीजन हमारे शरीर में अंदर जाती है। कितनी? 21%। जब यही ऑक्सीजन वापस आती है तो 17% वापस आती है और 4% अंदर ही रह जाती है, 4% अंदर ही रह जाती है। मगर 4% अंदर रह जाती है और अंदर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और निकल के आती है 4.4 एटी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आती है। मतलब कहने का ये है 21 में से अगर 4 घटाओगे तो 17 बचेंगे और 0.4 पहले से है और इसमें 4 प्लस कर दोगे तो 4.4 ये वापस निकलेगी, ये भी वापस निकलेगी, मगर 4% अंदर ही रह जाती है ऑक्सीजन। हमें इसी के बारे में बताना था। नाइट्रोजन एक अक्रियाशील गैस है, इतनी जल्दी ये क्रिया नहीं कर पाती है, इसलिए 78% अंदर जाती है और 78 की 78 बाहर आ जाती है, क्योंकि जब तक क्रिया होगी तब तक वो नाइट्रोजन बाहर आ जाती है। ठीक है, आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।